अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़, कैसी हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगी और खैरियत से होंगी। तो चलें नावल शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और दुआओं में मुझ नाचीज़ को भी याद रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट्स भी किया करें यार। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। आप लोगों की तरफ से मिलने वाला रिस्पांस ही मुझे हौसला देता है और आगे और अच्छा लिखने में हेल्प करता है। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हों, आतिशे इश्क की एपिसोड नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। आतिशे इश्क मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? शादी के दिन करीब हैं और आपने सोचा भी कैसे कि मैं इन्हें ऐसे वक्त में अकेला छोड़ दूंगा। शारिफ चौधरी इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे अपनी माँ से बहस कर रहा था, जो ऐन शादी से 2 हफ्ते पहले इसे लड़कियों की फ़ोटो दिखाते इनमें से एक पसंद करने का कह रही थी। तो शारिफ चौधरी भड़क उठा था। मैंने कह दिया ना शारिफ, नहीं तो नहीं। रज़िया चौधरी ने गुस्से से चिल्लाते हुए शारिफ चौधरी को अबीहा से शादी करने से मना करते कहा। इन्हें पिछले 1 हफ्ते से मुख्तलिफ रिश्तेदारों की कॉल्स आ रही थी, जो इन्हें आलियान चौधरी और उनकी फैमिली के बारे में भड़का रहे थे, और आज आखिरकार वो शारिफ को शादी करने से मना करने लगी तो शारिफ ने साफ इनकार किया, जिस पर दोनों माँ बेटे में बहस शुरू हो गई। लेकिन मम्मा, शारिफ चौधरी ने कुछ कहना चाहा। क्या हो गया तुम माँ बेटा, किस बात पर बहस कर रहे हो? नाजिम चौधरी ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते पूछा। बाबा, मम्मा चाहती हैं मैं चाचू और उनकी फैमिली को इन हालात में, जब इन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अकेला छोड़ दूं और अबीहा से शादी करने से इनकार कर दूं। शारिफ ने जवाब देते हुए माँ की तरफ देखा, जो बेबस बनी हुई थी। देखो शारिफ, नाजिम चौधरी ने कुछ कहना चाहा था। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने भाई को इस कंडीशन में कैसे तन्हा छोड़ सकते हैं? आप जानते हैं कि चाचू का या महक का इसमें कोई कसूर नहीं है। फिर भी आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैं आपको इस तरह का नहीं समझता था। आप दोनों की सोच इतनी छोटी हो सकती है, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं किसी सूरत में आपकी बात नहीं मानूंगा। इस वक्त इन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं शादी इसी डेट पर करूंगा। शारिफ चौधरी ने हतमी लहजे में अपना फ़ैसला सुनाया था। अब मेरा भी आखिरी फ़ैसला सुनते जाओ शारिफ। अगर तुमने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मेरा मरा मुँह देखोगे। शारिफ वहाँ से निकलने लगा तो रज़िया चौधरी की बात सुनते उसके कदम एक पल को रुके, लेकिन इनकी बात सुने बगैर वो तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। माँ के अल्फाज उसे तकलीफ़ पहुँचा रहे थे, लेकिन वो अबीहा से बहुत मोहब्बत करने लगा था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपनी जेब से मोबाइल निकालते एक नंबर डायल करते मोबाइल कान से लगा गया। हाँ, कहाँ है तू? मुझे तुझसे मिलना है अभी। वो फ़ोन बंद करते जेब में डालते अपनी बाइक की तरफ बढ़ा। कमीने साले, आज तेरी आशिकी की वजह से मैं और मेरी मोहब्बत दाव पर लग चुके हैं। मम्मा ने मुझे मरने की धमकी दी है। शारिफ चौधरी ताहियांग खानज़ादा के पास आते उसके मुंह पर ज़ोरदार मुक्का मारते हुए धाड़ कर बोला था। अबे साले, मेरा दोस्त होकर तू इतना कमज़ोर हो सकता है? थू है तुझ पर और तेरी सो कॉल्ड मोहब्बत पर, जो एक छोटी सी धमकी से डर गई है। तुझ जैसे डरपोक इंसान को मोहब्बत सूट नहीं करती। तू ऐसा कर, माँ की गोद में सर रख कर फीडर पी। ताहियांग खानज़ादा ने भी जवाबी कार्रवाई करते उसके मुंह पर उससे भी ज़्यादा ज़ोर से मुक्का झड़ते धाड़ते हुए कहा था। तू होता कौन है मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाने वाला और ये कहने वाला कि मुझे मोहब्बत सूट नहीं करती? तू ये क्यों भूल गया कि आज जो तू अपनी निकाह के झंडे लहराते अपनी मोहब्बत की फ़तह का ऐलान कर रहा है, ये सब मेरी और मेरी मोहब्बत की वजह से ही मुमकिन हो सका। अगर मैं अबीहा की मदद से तुझे सारी इन्फो ना देता तो मैं देखता तू कैसे इसे हासिल कर सकता था। शारिफ भी उससे ऊंची आवाज़ में धाड़ते ताहियांग खानज़ादा के चेहरे का नक्शा बिगाड़ चुका था। जंगू खानज़ादा बड़े मज़े लेकर दोनों की लड़ाई इंजॉय कर रहा था। तुम दोनों आपस में झगड़ने की बजाय इस मसले का हल क्यों नहीं निकालते? जिमिन ने इन दोनों के दरमियान में आते इन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा। क्या करना है? अबीहा को हवेली से उठाते हैं और उससे तेरा निकाह करवा कर तुझे भी मौका देते हैं फतह के झंडे लहराने का। जंगू खानज़ादा ने चिल अंदाज में कहते कंधे उचकाए थे। जंगू खानज़ादा की बात सुनते हर तरफ सुकूत तारी हुआ। खामोशी महसूस करते जंगू खानज़ादा ने नज़रें उठाकर सब की तरफ देखा, जो आंखों में लाल अंगारे लिए उसे गुस्से से घूर कर देख रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हो तुम तीनों? मैंने कोई अनोखी बात कह दी है? जंगू खानज़ादा ने परेशान होते हुए पूछा था। कमीने साले, इसमें तुझे कुछ गलत नहीं लग रहा? ताहियांग खानज़ादा ने जंगू खानज़ादा के मुंह पर ज़ोर से मुक्का मारते हुए धाड़ते हुए कहा था। ताहियांग खानज़ादा के मुक्के से जंगू खानज़ादा 4 कदम पीछे हटा।
मेरे ख्याल से तो कुकी ठीक। जिमिन कुछ कहते ताहयांग खानज़ादा की आंखों में खून उतरा देख खामोश हुआ था। देख भी, तुझे अभी मेरी बात गलत लग रही है क्योंकि तू इस वक्त इमोशनल हो रहा है। ज़रा ठंडे दिमाग से सोच, अगर हम इन दोनों का निकाह करवा देते हैं तो फिर तो आंटी को मानना ही पड़ेगा। निकाह के बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी और शारी भी पूरे हक से इन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। जंगकुक खानज़ादा ने ताहयांग खानज़ादा को समझाते हुए ठंडे दिमाग से सोचकर फैसला करने का कहा। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी ना ही तुम लोगों को करने दूंगा और ना ही खुद करूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि शारिब की शादी अबीहा से ही होगी और मैं करवाऊंगा, वो भी सब की रजामंदी से। अगर अंकल आंटी नहीं मानते तो कम अज़ कम अबीहा के वालदैन यानी मेरे सास ससुर को तो मैं राज़ी कर ही लूँगा, क्योंकि अबीहा की शादी उसके वालदैन की रजामंदी से होगी तो ही उसे तेरे घर और तेरी ज़िंदगी में इज़्ज़त का मुकाम मिल पाएगा, और वो भी तुझसे तभी निकाह करेगी जब आलियान अंकल खुद उसे निकाह का कहेंगे। मैंने इन चंद दिनों में देख लिया है, वो बहुत नेक और पाकिरदार लड़कियां हैं। कहने को तो वो बहुत बिगड़ी हुई और बदतमीज़ लगती हैं, लेकिन मैंने इनसे मिलकर ये जाना है कि वो बहुत अच्छी और इज़्ज़तदार और पाकिरदार लड़कियां हैं। वो सिर्फ़ औरतों और लड़कियों और बच्चों के साथ या फिर गरीब और लाचार लोगों के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहाँ कहीं किसी के साथ ज़्यादती होते देखती हैं वहीं इंसाफ के लिए खड़ी हो जाती हैं। बस यही इनकी एक गलती है। आलियान अंकल ठीक कहते हैं कि उनकी बेटियाँ उनका गुरूर हैं और वो गुरूर करने के काबिल हैं। महक से निकाह के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह हो गया है। जानता है हमारे निकाह को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन महक ने कभी भी मुझसे कोई भी रब्ता करने या फिर मुझे देखने की ज़िद नहीं की। मैं उसे अपनी फ़ेक आईडी से हज़ारों मैसेजेस करके दिन रात उसे परेशान करता हूँ, लेकिन मजाल है जो इस लड़की ने मुझसे दोबारा कभी रब्ता किया हो। उसे अपने बाबा पर, उसके बाबा को अपनी बेटियों पर बहुत भरोसा है, और तू ये चाहता है कि ये भरोसा टूट जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तू उसे आजमाना चाहता है तो आजमा कर देख ले। तू अगर उसे निकाह का कहेगा तो वो तेरा मुंह तोड़ देगी। अगर तू कहेगा कि मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा तो पता है क्या बोलेगी? जहर ले आए हो या फिर मैं मंगा दूं, लेकिन कसम है तुम्हें इस मोहब्बत की जिसके तुम दावे करते हो, खा कर मर जाना। ताहयांग खानज़ादा के अल्फाज थे या चाबुक जो शारिब चौधरी के साथ साथ जंगकुक खानज़ादा के मुंह पर भी पड़ रहे थे। वो शर्मिंदा होते नज़रें झुका गए थे। आलियान अंकल बहुत खुशकिस्मत हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी नेक बेटियां अता की हैं। सच शुक्र कि वो यहाँ नहीं हैं। अगर होती तो वो तुम लोगों का क्या हाल करती? ये सोच है तुम्हारी। ताहयांग खानज़ादा ने उन्हें डराने की कोशिश की, और अगर उन्हें तेरे करतूतों का पता चला तो? शारिब चौधरी ने भी ताहयांग खानज़ादा को डराने की कोशिश करते कहा तो जंगकुक खानज़ादा और जिमिन ने हैरान होते दोनों को सवालिया नज़रों से देखा। मैं कुछ नहीं बताने वाला, ना उनको और ना ही अपनी साली साहिबा को, लेकिन अगर उसे कहीं से पता चला तो? ताहयांग खानज़ादा की घूरी और जंगकुक खानज़ादा और जिमिन की सवालिया नज़रों को देखते हुए शारिब ने हाथ उठाते हुए कहा, बात की बाद में देखेंगे, वो मेरा मसला है, मैं देख लूँगा। ताहयांग खानज़ादा ने चिल अंदाज में कहा। अब ये सोच के इसका क्या करना है? जिमिन ने इस्तफसार करते पूछा। करना क्या है? इसकी शादी वो भी इसी दिन, इसी टाइम, वो भी धूमधाम से। ताहयांग खानज़ादा ने कंधे झुकाते कहा। मगर कैसे? मम्मा तो मान नहीं रही। शारिब चौधरी ने इस्तफसार चाहा। मैं आज ही बात करता हूँ तुम्हारे बाबा और मम्मा से और उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। तू परेशान मत हो, बस चिल कर और कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना भी मत। ताहयांग खानज़ादा ने उसे तसल्ली देने के साथ साथ समझाया भी था। नहीं भी, वो नहीं मानेंगी, जानता हूँ उन्हें मैं, वो बहुत ज़िद्दी हैं। शारिब चौधरी बेबस होते बोला था। अगर वो नहीं मानेंगी तो फिर कुछ और सोच लेंगे। फ़िलहाल तू चल ना, तुझे पार्टी देता हूँ। ताहयांग खानज़ादा उसे उठाते साथ लिए अपने सीक्रेट रूम से बाहर निकल आया और साथ ही जंगकुक खानज़ादा और जिमिन मलिक भी बाहर निकल आए थे। अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है पार्टी देने की, अभी कुछ दिन और तरसा ले सबको, शारिब चौधरी ने बड़बड़ जलते हुए कहा था। वो और जिमिन पिछले 2 हफ्तों से उससे पार्टी मांग रहे थे, लेकिन वो ढीठ बना इन्हें टाल रहा था। यहाँ मेरा बाप मेरी जान को आया हुआ है और तुम सालों को पार्टी की पड़ी है। अभी कल रात ही तो दोबारा उसे दोनों ने बाकी सब दोस्तों के साथ मिलकर इससे निकाह की पार्टी मांगी थी, लेकिन ताहयांग खानज़ादा ने गुस्से से गुर्राते हुए अपने दिल की हालत बताई थी। अगर तू यूनिवर्सिटी में सबके सामने पार्टी का मुतालबा ना करता तो ये सारा बवाल खड़ा ही ना होता। ताहयांग खानज़ादा ने अब जिमिन मलिक को घूरते हुए कहा था। अब मुझे क्या पता था कि ये सब सीक्रेट रखना है, और तूने मुझे कौन सा बताया था कि ये सब? मैं तो हूँ ही गैर। तूने तो मुझे अपने निकाह के बारे में भी बताना ज़रूरी नहीं समझा था। वो तो सच शुक्र कि शारिब ने मुझे बता दिया था, वरना तो। जिमिन ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया था, लेकिन अंदाज न रूठा था। मुझे खुद नहीं यकीन था कि कुदरत मुझ पर यूं अचानक मेहरबान होगी और मेरी मोहब्बत को मेरी गोद में डाल देगी।
تو تم لوگوں کو کیا بتاتا؟ تاہیانگ خانزادہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو وہ خبیث کبھی بھی سچ نہ جان پاتا اور جا کر بابا کو نہ بتاتا۔ وہ تو سچ شکر کہ داجان نے انہیں تسلی دے کر خاموش کروا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ورنہ تو میں تو گیا تھا اوپر۔ تاہیانگ خانزادہ نے بڑے ڈرامیٹک انداز میں بتاتے گردن پر ہاتھ رکھ کر ایسی حرکت کی جیسے لگ رہا ہو اپنی گردن کسی تیز دھار والے خنجر سے کاٹ رہا ہو۔ کیا تو بچ گیا؟ پھر سے نہیں، شارب نے اپنے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں کمینے، تیری دعاؤں سے بچ گیا، تاہیانگ خانزادہ نے اس کی کمرے میں مکہ جھڑتے ہوئے کہا۔ آؤچ! سالے بہت بھاری ہاتھ ہے تیرا، کتنی دفعہ کہا ہے مت مارا کر، رحم کھا میری ننھی سی جان پر، شارب نے کمر پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کہنے کو تو چودھریوں کا خون ہے لیکن جان نازک لڑکیوں جیسی، تجھ سے تو مضبوط تمہاری برادری کی لڑکیاں ہیں، قسم سے کیا دھلائی کرتی ہیں، جنکو خانزادہ نے بات کو گول کرتے کہا تاکہ تاہیانگ خانزادہ کو محسوس نہ ہو، اور آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت نسوانی حسن لہراتے اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئی۔ چلو اب بتاؤ کیا کھانا چاہتے ہو؟ وہ لوگ اب ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ویٹر ان کے پاس آتے کھڑا ہوا تو تاہیانگ خانزادہ نے ان سے پوچھا تھا، آج تو کھل کر مزے کریں گے آہی کو ہمارے وی کی؟ جمن نے خوش ہوتے ہوئے کچھ کہنا چاہا لیکن ان کی گھوری پر خاموشی اختیار کر گیا۔ ہا 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 ہا۔ جمن ان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے نظریں جھکا کر منہ بنانے لگا تو سب نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ جمن نے ان کے قہقہے سنتے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ سالو کمینوں، ہمیشہ ڈرا دیتے ہو، جمن نے روٹھے انداز میں کہتے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اچھا میری نازک سی سویٹی، اب ناراض نہ ہو ورنہ تجھے کس کر کے منانے والے کو بلانا پڑے گا۔ چل اب آرڈر کر جو کھانا ہے اور کھل کر انجوائے کر، کیونکہ آج میرے بھائی کے نکاح کی خوشی کی پارٹی میری طرف سے دی جا رہی ہے، کوئی جھجکے گا نہیں، جس کا جو دل کرتا ہے منگوا لو۔ جنکو خانزادہ نے اپنی آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتے ہوئے پرجوش انداز میں پرجوش ہوتے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں نمی محسوس کرتے تاہیانگ خانزادہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے کچھ کھوجنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ کوکی تجھے کیا ہوا ہے؟ تاہیانگ خانزادہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ جنکو خان نے جواباً سوال کیا۔ مجھے تیرے لہجے میں نمی کیوں محسوس ہوئی ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ تاہیانگ خانزادہ نے اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے اس کی کیفیت بتاتے پوچھا تھا، لہجے میں فکر واضح ہو رہی تھی۔ ابھی یار ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا مجھے، تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہا ہے، یہ نمی تو بس خوشی کی ہے، میرے بھائی کو اس کی محبت جو مل گئی، میرے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے، مجھے خدا سے اور کیا چاہیے سوائے تیرے اور گڑیا کی خوشیوں کے، میں بہت خوش ہوں۔ جنکو خانزادہ نے اپنے درد پیچھے دھکیلتے مسکراتے ہوئے تاہیانگ خانزادہ کو جھوٹ بولا تھا۔ ارے یار تو اتنا سینٹی کیوں ہو رہا ہے؟ چل آ جا۔ تاہیانگ خانزادہ نے اسے گلے سے لگایا تو جنکو خانزادہ اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ چلو یار بیٹھو، کیا ایموشنل سین شروع کر دیا ہے تم دونوں نے، یہ رومانٹک سین اس دن کے لیے بچا کر رکھو جس دن آریان انکل کو تمہارے نکاح کے بارے میں اور آلیان انکل اور بھابھی کو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اس دن اصل میں تم دونوں کو ایک دوسرے کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے، میری یہ بات لکھ کر رکھ لو، کام آئے گی دونوں کے۔ پیچھے سے آتے جن نے کہا تو ان سب نے گھور کر جن کو دیکھا جس کا اس سارے معاملے میں سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ آ جا کمینے، ایک تیرے ہی کمینے پن کی کمی رہ گئی تھی، پہلے اس کے لیے سارے کرتوت سر انجام دیتا، مجھے انجان رکھا اور اب آ گیا پاک صاف بن کر، جیسے تجھ سے شریف بندہ اس پوری دنیا میں نہیں۔ جمن نے اسے مکہ جھڑتے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، تم لوگ مجھے کیوں اس سب میں گھسیٹ رہے ہو؟ میں نے تو ابھی کل یونیورسٹی میں ہی اس کے نکاح کے بارے میں سنا ہے، میں بھی تیری طرح انجان ہوں۔ جن نے اپنے ہونٹوں سے نکلتا خون صاف کرتے ہوئے اپنے انجان ہونے کا بتاتے جمن کے منہ پر بھی اسی طرح زوردار مکہ مارتے اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ سالے کمینے، میرا بیوٹیفل فیس خراب کر دیا، اب بتا زخمی ہونٹوں سے نینا کو کس کیسے کروں گا؟ جن نے اپنے ہونٹوں سے خون کی بوندیں صاف کرتے ہوئے جمن کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب تجھے مجھ سے چھپانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، تجھے نہیں پتا تھا جب مجھے خبر ملے گی تو میں سب سے پہلے تیرے یہ ہونٹ زخمی کروں گا جن سے تو آئے روز نئی نئی حسیناؤں کو کس کرتے اتراتا رہتا ہے، جمن نے اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ابے سالے، حسینہ کو کس نہیں کروں گا تو کیا تجھے کروں گا؟ جن نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تجھے اس طرح لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتے ہوئے کبھی خدا سے خوف محسوس نہیں ہوا؟ شارب نے پوچھا تھا۔ ارے یار، مجھے تو خوف تب محسوس ہو جب میں خود ان کے پاس جا کر ان سے فلرٹ کرنے کی کوشش کروں، اب وہ خود ہی میری لک دیکھ کر میری گود میں آ گرتی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو بس ان کے حسن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس دوران بھی میں اپنی لمٹس کراس نہیں کرتا۔
तू मुझे अच्छी तरह जानता है। जिन डर उस वक्त से जब तुझे किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए और वो तुझे ठुकरा कर चली जाएगी, या फिर तेरी तरह तेरे जज्बात के साथ खेल कर तुझे ठुकरा कर चली जाएगी। तब तुझे एहसास होगा कि दिल टूटने की तकलीफ़ क्या होती है। लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इससे पहले कि देर हो जाए अभी भी वक्त है कि संभल जा। जंकू खानज़ादा ने जिन को समझाते हुए कहा। चलो छोड़ो यार इस बहस को और खाना खाओ और इंजॉय करो। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि वेटर टेबल पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने रखने लगा तो शारिब ने इन्हें खामोश करवाते खाना खाने का कहा। वैसे भी तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मुझे कहा कि बस दिलावर चौधरी को मंगनी की तकरीब में पहुंचने से रोकना है, लेकिन तू तो निकाह भी साथ ही करके आ गया, उसकी वापसी के सारे दरवाजे बंद करके। जिन ने अब कांटा छुरी पकड़ते हुए अपनी प्लेट में चिकन का पीस रखते हुए छुरी से कट करते कांटे की मदद से चिकन पीस उठाकर मुंह में डाला। बाकी सब भी खाना खाने में मसरूफ़ हो चुके थे। खाने में चिकन टिक्के, बीफ बर्गर और मटन कबाब, सब्जी के साथ साथ और भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस थी। ताहियान खानज़ादा ने फ्राई फिश का पीस अपनी प्लेट में रखते इसे कट करते मुंह में डालते जिन की तरफ देखा। मैं कब किस वक्त क्या कर जाऊं ये मैं खुद भी नहीं जान पाता, तो मैं किसी को क्या बताऊंगा। जब मैं अपने काम करने के बारे में ठान लेता हूँ तो फिर मैं अपने दिमाग की भी नहीं सुनता, बस दिल के हुक्म की तामील करता हूँ। वो मुझे आर्डर्स देता है और मैं इनको फॉलो करता हूँ, जान की भी परवाह नहीं करता। ताहियान खानज़ादा ने कंधे उचकाते हुए कहा था। गया तो मंगनी तोड़वाते उसके हाथ में अपने नाम की अंगूठी पहनाने था, लेकिन उस हुस्न की मूरत को देखते दिल ने कहा अभी निकाह करते इसका हाकिम बन जा। तो मैं दिल का गुलाम उसके हुक्म की तामील करते इस हसीन परी को अपने नाम करवाते उसका हाकिम बन गया। वो अपने निकाह की तकरीब के बारे में सबको हर बात तफसील से बताने लगा और उसके सब दोस्त खाना खाते हुए इसकी बातें सुनने लगे। इस होटल के अंदर इनके कहकहे गूंज रहे थे और बाहर रोड पर गाड़ियों का शोर था, लेकिन इसी कहकहों और गाड़ियों की आवाज़ों के शोर में किसी बेबस की आवाज़ें, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं। इधर दूसरी तरफ दूसरे दिन, बाबा जानी हम लोग इस्लामाबाद आ तो गए हैं, लेकिन हमें यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और शॉपिंग सेंटर, अबीहा ने मासूमियत से कहा। आलियान चौधरी अभी कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद पहुँचे थे। वो अपनी बच्चियों, बीवी और अपने बेटे को लेकर अपने घर ही वापस आए थे। आलियान चौधरी जो अभी बाहर की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, अबीहा की बात सुनते वापस मुड़कर उसे देखने लगे। अबीहा, आप क्या पिछले ज़माने वाली हिरन की तरह एक्ट कर रही हैं कि बाबा जानी हमें रास्तों का नहीं पता, अगर हम गुम हो गए तो, और अगर हम घर न ढूंढ पाए तो, अगर किसी ने हमें किडनैप कर लिया तो, वगैरह वगैरह। अरे भाई, ये इंटरनेट का दौर है, गूगल सर्च करो, हर मुश्किल का हल गूगल से मिल जाता है। यूं 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 साथ खड़ी मीरब ने चुटकियां बजाते कहा। अबीहा के साथ साथ सुंदस, महक और आहिल ने घूर कर मीरब की तरफ देखा, जो इनका बना बनाया प्लान बिगाड़ने पर तुली हुई थी। महक का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उसके मुंह पर टेप चिपका कर उसकी पटर पटर चलती जुबान को ब्रेक लगा दे। चौधरी साहब, बच्ची ठीक ही तो कह रही है, आप बिज़नेस मीटिंग बाद में भी अटेंड कर सकते हैं, फ़िलहाल हमारे साथ चलिए। रचना चौधरी ने भी अपनी बेटियों का साथ देते हुए आलियान चौधरी को रोकने की कोशिश की। सब ने हैरानी से रचना चौधरी की तरफ देखा, जो शायद पहली बार अपनी बेटियों का साथ दे रही थी, वरना तो हमेशा उनके खिलाफ खड़े होकर उन्हें पनिश करती थी। बेगम प्लीज़, बहुत अर्जेंट है, हम लोग ऐसा करते हैं कल चलते हैं, वैसे भी अभी तो आए हैं और सब थके हुए भी हैं, आप लोग रेस्ट करो और अपने घर को देखो, मैं 2 घंटे तक वापस आ जाऊंगा, फिर हम लोग खाना खाने बाहर चलेंगे और शॉपिंग हम इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे, अभी तो पूरा हफ्ता है हमारे पास। आलियान चौधरी ने रचना चौधरी को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। वो लोग दोपहर 1 बजे यहाँ पहुँचे थे। अपने आने की खबर उन्होंने अभी तक ना ही अपने भाई को बताई थी और ना ही शारिब को, क्योंकि ना तो शारिब ने उनसे कोई रब्ता किया था, ना ही इनके भाई ने। भाई बिरादरी और बीवी के दबाव में आकर नहीं कर रहे थे। शारिब उन्हें मनाने की कोशिश में सब कुछ भूला बैठा था। आलियान चौधरी डर भी रहे थे कि कहीं वो फ़ोन करें और उनके भाई साहब अपने बेटे की अबीहा से शादी करने से इनकार ना कर दें। यही सोचते हुए आलियान चौधरी ने भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था और ना ही सिकंदर खानज़ादा को अपने इस्लामाबाद आने की इत्तला दी थी। वो जानते थे कि सिकंदर खानज़ादा को अगर इनके यहाँ इस्लामाबाद होने की इत्तला मिली तो वो उन्हें अपने यहाँ इनवाइट ज़रूर करेंगे, और फ़िलहाल आलियान चौधरी किसी से भी मिलना नहीं चाहते थे। वो अंदर से बहुत टूट फूट का शिकार थे। अपनों से दूरी, अपने खून के रिश्तों के सर्द रवैये और उनकी नरूठी निगाहें आलियान चौधरी को मुस्तरिब कर रही थी, लेकिन वो अपनी बेटियों की वजह से ख़ुद को संभालते बहुत मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहे थे। वो तो अपनी हवेली में काम करने वाले मुलाजमों से भी दिल से जुड़े हुए थे, और यहाँ तो इनके रिश्ते थे, खून के रिश्ते।
جو جب آپ پر وار کرتے ہیں تو جسم سے روح ایک دم نہیں کھینچتے بلکہ قطرہ قطرہ کر کے ٹکڑوں میں آپ کی سانسیں ایسے کھینچتے ہیں کہ آپ نہ جی سکتے ہیں اور نہ ہی مر سکتے ہیں۔ یہی حال اس وقت علیان چودھری کا تھا اور اس طرح کی مینٹل کنڈیشن میں کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتے تھے۔ بزنس میٹنگ بھی بس ایک بہانہ تھا۔ وہ دراصل خود سے بھاگ رہے تھے۔ سکون کی تلاش میں وہ گجران سے اسلام آباد آئے تھے کہ شاید وہ ان سب سے دور جا کر کہیں سکون سے رہ سکیں۔ شاید یہ سب سامنے نظر نہ آئے اور نہ ہی ان کی طنزیہ نگاہیں نظر آئیں تو دل کو سکون پہنچے، اور اپنی فیملی کو بھی وہاں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ حویلی میں ان کی ماں ان کی بیٹیوں اور بیوی کا جینا حرام کر رہی تھی۔ روز ایک نئی مہابھارت شروع ہو جاتی تھی۔ جب بھی خاندان کا کوئی فرد پروین چودھری کے پاس آ کر انہیں بھڑکاتے، علیان چودھری اور ان کی بیٹیوں کے خلاف باتیں کرتا، اسی وجہ سے وہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے، یہ کہہ کر کہ ابیہا کی شادی کی شاپنگ ہم اسلام آباد سے ہی کریں گے۔ رچنا چودھری ہر بات سے واقف تھی اور ابھی بھی باہر باغیچے میں رکھی چیئر پر بیٹھ کر سوچتے علیان چودھری کے لیے پریشان ہو رہی تھی، لیکن انہیں بھی ابھی مضبوط بننا تھا اور وہ اس طرح ٹوٹ نہیں سکتی تھی، نہ ہی علیان چودھری کو کمزور ہونے دے سکتی تھی۔ انہیں اپنے بچوں اور شوہر سب کو سنبھالنا تھا۔ علیان چودھری گھر سے نکل گئے تھے۔ رچنا چودھری بچوں کو لے کر باہر صحن میں آئی تو بچے کرکٹ کھیلنے لگے۔ سندس اور مہک نے بیٹنگ سنبھالی اور ابیہا، میرب، کشف اور آہل بیٹنگ کے فرائض انجام دینے لگے۔ آہل نے ضد کرتے بالنگ کروانی شروع کی۔ وہ بال ہاتھ میں پکڑے اسے اپنی پینٹ پر رگڑنے لگا، بالکل ایک ماہر کھلاڑی کی طرح۔ مہک بیٹنگ کے فرائض انجام دیتے، بیٹ کو زمین پر ٹھوکتے ہوئے نظریں اٹھا کر آہل کی طرف دیکھتے بیٹ کو سیٹ کرنے لگی۔ آخر ماہر کھلاڑی کی طرح پیچھے سے دوڑ کر آتے بال پھینک گیا۔ مہک نے شاٹ لگایا تو بال سیدھے ساتھ والوں کی کھڑکی پر جا لگی۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ کسی لڑکی کی اونچی آواز میں چلانے کی آواز بھی آئی تو مہک نے زبان دانتوں تلے دباتے رچنا چودھری کی طرف دیکھا، لیکن وہ اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہیں، کوئی ری ایکشن نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ سب نے حیران ہوتے ان کی طرف دیکھا۔ ساتھ والے بنگلے کی ٹوٹی کھڑکی سے جھانکتے جب کسی نے باہر دیکھا تو دل نے دھڑکنا بھول کر اس خوبصورت چہرے کا طواف کیا تھا۔ وہ ٹراؤزر شرٹ پہنے، میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ پریشان سی کھڑی کہیں اور ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے سنہری بال آج کھلے نہیں تھے بلکہ اونچی پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے، لیکن وہ ابھی بھی اس کی کمر تک جا رہے تھے۔ وہ اپنا بیٹ سندس کو پکڑاتے، ہاتھوں سے گلوز اتارتے اب اپنی ماں کی طرف بڑھی تھی۔ کھڑکی میں کھڑے دو نفوس جو سیکنڈ فلور پر تھے اور تیسرا وجود جو ٹیرس پر کھڑا تھا، تینوں نفوس اس کی خوبصورتی دیکھ کر ساکت ہوئے تھے۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تاہیانگ خانزادہ کے کانوں میں پڑنے والی نسوانی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ تو تاہیانگ خانزادہ جو ابھی تک ٹرانس کی کیفیت میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر اب خماری اور مسکراہٹ کی جگہ غصہ تھا۔ چہرے کے نقوش تنے تھے، آنکھوں میں لال انگارے دہکے تھے اور پورے وجود میں ایک آگ سی لگی تھی۔ کوئی لڑکی بھی اسے اشتیاق بھری نگاہوں سے دیکھے اسے کہاں منظور تھا، اور یہ تو اس کی تعریف کر رہی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ اپنے ساتھ کھڑی منہا خان کو گھور کر دیکھتے، اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے کان کے ساتھ لگا کر باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ چھت کی طرف تھا۔ وہ سب لوگ اس وقت اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور تم لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ بھانگ کا نشہ کر کے پڑے تھے وہاں جو پتہ نہیں چلا۔ تم لوگ وہیں سے دفع ہو جاؤ، میرے سامنے مت آنا ورنہ تم سب کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ وہ فون پر دھاڑتے ہوئے کہتے فون بند کر گیا، پھر سے فون پر نمبر ڈائل کرتے کان کے ساتھ لگا گیا اور اضطرابی کیفیت میں ٹیرس پر پہنچ کر ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ کہاں مر گئے تھے؟ کب سے کال ملا رہا ہوں، فون کیوں اٹینڈ نہیں کر رہے؟ تاہیانگ خانزادہ غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اگر تم باتھ روم میں تھے تو کیا باتھ روم میں لکھا ہے کہ فون اٹینڈ نہیں کرنا ورنہ فائن لگ جائے گا؟ جنکو خانزادہ جو ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس سراپائی حسن کو دیکھ رہا تھا، تاہیانگ خانزادہ کی دھاڑ پر ہوش کی دنیا میں آتے ہمیشہ کی طرح اپنے دل کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ تاہیانگ خانزادہ کا فون پر بات کرتے کسی کو غصے سے ڈانٹتے دیکھ جنکو خانزادہ حیران ہوا تھا۔ اچھا یہ بتا دلاور کمینہ زندہ ہے یا پھر؟ تاہیانگ خانزادہ نے اب لہجے کو تھوڑا نرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اسے بھاگنے دیا تو سمجھی تو جان سے گیا، اور ہاں وہ باڈی گارڈ کہاں سے ڈھونڈ کر لایا تھا، انہیں بھی فارغ کر، اور مجھے کوئی حاضر دماغ اور چاقو چبند باڈی گارڈز چاہئیں۔ علیان چودھری کی حویلی کے گرد سمجھا؟ تاہیانگ خانزادہ نے حکیمانہ لہجے میں کہتے کال بند کر دی تھی۔ کیا ہوا؟ غصہ آ رہا ہے ان سب کو یوں یہاں دیکھ کر؟ جنکو خانزادہ نے تاہیانگ خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوکی مدد نہیں کر سکتا تو یہ طنز کے تیر چلانے بھی بند کر دے، تیرے ان تیروں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ میں چاہوں تو ابھی سب کو سچ بتاتے اسے اسی لمحے اپنے بیڈ روم میں لے آؤں اور خود کو اس میں سما کر سکون حاصل کر لوں۔ کس میں اتنا دم ہے کہ مجھے روک سکے؟
ताह्यांग खानज़ादा ने जंगकुक खानज़ादा की हैज़ल ग्रे आँखों में अपनी गहरी काली आँखें, जो इस वक्त लाल अंगारा हो रही थी, गाड़ते हुए पूछा, इसी में इतना दम है तुझे रोकने का, जो तेरे सीने में दिल बनकर धड़क रही है और तुझे आतिशे इश्क में मुब्तला करते जलने के लिए छोड़ दिया है। जंगकुक खानज़ादा ने बहुत तहम्मुल से ताह्यांग खानज़ादा को आईना दिखाने की कोशिश की। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि बिगाड़ूंगा तो मैं उसकी सांसें, और वो भी बुरी तरह। ताह्यांग खानज़ादा ने हड़बड़ा कर टूटे लफ्ज़ों से दिल की नफ़ी करते कहा, हाँ वो तो तेरी बातों से अंदाज़ा होता है, जो टूट टूट कर तेरी ज़ुबान से अदा होते बता रहे हैं कि ताह्यांग खानज़ादा एक नाजुक कली के लिए टूट गया है। उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे। दुनिया का सबसे बड़ा और यूनिक मोबाइल हैकर, जो बातें से सबकी काया पलट देता है, आज एक नाजुक कली के आगे हकला रहा था। अगर ये बात हमारे बायो टीचर सुन लें तो कसम से गश खाकर मर जाएं। जंगकुक खानज़ादा ने ताज्जुब से नामिसाल हिलाते हुए सोचा था, जिन्हें ताह्यांग खानज़ादा हर दफ़ा पहले इनकी क्लास में सोते हुए तब चढ़ा देता था और फिर वो तपे हुए उससे सवाल करते तो वो बड़े आराम से सवाल का जवाब देते इन्हें हैरान कर दिया करता। वो चिढ़ते हुए फिर कई सवाल करने लगते, लेकिन ताह्यांग खानज़ादा उनके हर सवाल का जवाब सुकून से देते उनका सुकून छीन लिया करता था। चलिए जी, आज के एपिसोड का यही इख्तिताम करते हैं और अब अगली एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।